हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू स्टेशन। ये हमारा तीसरा वीडियो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज फॉर बिगनर्स की सीरीज़ में। सेकेंड वीडियो में हम लोग ने देखे थे कुछ बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग, और ये वीडियो उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है जहां हम लोग कुछ और बेसिक टर्म्स देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट टर्म वी हैव इज ड्राइंग्स। Amount withdrawn from the business by the owner for personal use is called drawings। तो कोई भी ओनर अगर कैश या गुड्स पर्सनली यूज़ करता है या फिर बिजनेस के फंड्स में से कोई प्राइवेट पेमेंट करता है तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स डिक्रीजेस द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। कैपिटल हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। कैपिटल का मतलब होता है वो अमाउंट जो ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। तो ड्राइंग्स उसके ऑपोजिट है। ड्राइंग्स वो अमाउंट है जो ओनर विड्रॉ करता है बिजनेस से। ड्राइंग्स अकाउंट बनाना बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज ड्राइंग्स अकाउंट से डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि कौन सा एक्सपेंस, कौन सा पेमेंट हमने बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस के लिए किया है और कौन सा पेमेंट था जो ओनर के पर्सनल यूज़ के लिए हुआ है। Next we have is receipts and payment. So total amount of cash or cash equivalent received is called receipts. Receipts का मतलब होता है total inflow of cash और cash equivalent. Receipts दो तरह के होते हैं, revenue receipts और capital receipts. रेवेन्यू रिसीट्स उसको कहा जाएगा जब बिज़नेस अपने नॉर्मली गुड्स को सेल करता है या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उससे जो भी रिसीट्स जनरेट होते हैं उसको रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं। और इसके अलावा जो भी जितने भी रिसीट्स हैं उनको कैपिटल रिसीट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर बिज़नेस कोई एसेट सेल करेगा तो वहाँ से जो कैश का इनफ्लो आएगा उसको कैपिटल रिसीट्स कहा जाएगा। नेक्स्ट इज पेमेंट्स। पेमेंट का सिंपल डेफिनेशन यही है कि आउटफ्लो ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट। सो फॉर एग्जांपल अगर गुड्स परचेज हो रहे हैं या रेंट के लिए पेमेंट हो रहा है तो वो सब पेमेंट के अंडर आएगा बिकॉज कैश का आउटफ्लो हो रहा है। सो मूविंग ऑन टू लॉस। लॉस इज अ डिप्लीशन और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट विदाउट रिजल्टिंग इन एनी रेवेन्यू और बेनिफिट। तो बिना रेवेन्यू या बेनिफिट जनरेट किए अगर कोई बिजनेस के एक एसेट में डिप्लीशन या डिक्रीज होता है तो उसको लॉस कहेंगे। फॉर एग्जांपल लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट एट्सेट्रा। इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब द रिजल्ट्स ऑफ अ बिजनेस व्हेन द एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड एक्सीड द रेवेन्यू अर्नड इन दैट पीरियड। तो अगर पीरियड में एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे और रेवेन्यू कम होगा तो उनका जो डिफरेंस होगा वो मेरा लॉस होगा। लॉस और एक्सपेंस सेम नहीं होते हैं। एक्सपेंस जब भी आएगा तो उसके साथ कुछ बेनिफिट मिलेगा, बट लॉस में कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। ओके, नेक्स्ट इज परचेजेस। गुड्स बॉट बाय बिजनेस आर यूजुअली रेफर्ड टू एज परचेज। जितने भी गुड्स एक बिजनेस खरीदेगा एज रॉ मटेरियल तो उसको परचेज कहा जाएगा। अगर पेमेंट इमीडिएटली होता है तो उसको कैश परचेज कहेंगे, और अगर पेमेंट को डेफर कर दिया जाएगा कोई फ्यूचर डेट में तो उसको क्रेडिट परचेज कहा जाता है। अगला टर्म है रिटर्न्स आउटवर्ड। रिटर्न्स आउटवर्ड को परचेज रिटर्न्स भी कहा जाता है। तो अगर कोई बिजनेस एक सप्लायर से गुड्स परचेज करता है और उसको बाद में पता चलता है कि वो उन गुड्स में से कुछ डिफेक्टिव क्वालिटी के हैं या सप्लायर ने बाय एरर सेंड कर दिए हैं या फिर उसके पास ओवर सप्लाई हो गया है गुड्स का, तो वो उन गुड्स को रिटर्न कर देगा सप्लायर को, और इसी को रिटर्न्स आउटवर्ड या परचेज रिटर्न कहा जाता है। नेक्स्ट इज रिटर्न्स इनवर्ड। रिटर्न्स इनवर्ड को सेल्स रिटर्न भी कहा जाता है, और इसका मतलब होता है वो गुड्स जो कस्टमर्स रिटर्न कर देते हैं आउट ऑफ द सेल्स फॉर द सेम रीजंस सच एज डिफेक्टिव क्वालिटी, एरर और ओवर सप्लाई। कमिंग टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब होता है अगर कोई बिजनेस फॉरेन कंट्री से गुड्स खरीदता है फॉर ट्रेड पर्पसेस तो उसको इम्पोर्ट कहेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर कोई बिजनेस एक फॉरेन कंट्री को अपने गुड्स सेल करता है फॉर ट्रेड पर्पसेस तो उसको एक्सपोर्ट कहेंगे।
द नेक्स्ट टर्म वी हैव इज फ्रेट एंड कैरेज. फ्रेट का मतलब होता है वो चार्जेस जो एक बिजनेस इनकर करता है टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स बाय रेलवेज, वाटरवेज और सीवेज. ये तीनों मेथड से अगर गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में जो भी खर्चा आएगा उसको फ्रेट कहते हैं. और ऑन दी अदर हैंड कैरेज बोलते हैं वो चार्जेस को जिसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय लैंड और पर्टिकुलरली बाय मोटर लॉरी ट्रांसपोर्ट. कैरेज इनवर्ड्स एंड कैरेज आउटवर्ड्स. सो गुड्स हम लोग जब परचेज करते हैं तो उसको फैक्ट्री तक लाने में गुड्स को जो फ्रेट और कैरेज का एक्सपेंसेस होता है उसको मिला के कैरेज इनवर्ड्स कहा जाता है. और सिमिलरली जब गुड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और रेडी फॉर सेल होते हैं तो उनको कस्टमर्स तक पहुंचाने में जो फ्रेट और कैरेज के एक्सपेंसेस आता है उसको कैरेज आउटवर्ड्स कहते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट टर्म विच इज़ स्टॉक. अनसोल्ड गुड्स लाइंग विद अ बिजनेस ऑन एनी गिवन डेट आर कॉल्ड स्टॉक. कोई भी एक गिवन डेट में अगर जितने भी अनसोल्ड गुड्स एक बिज़नेस के पास अवेलेबल होते हैं उसको स्टॉक कहा जाता है. तो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है उसके पास 3 तरह के स्टॉक हो सकते हैं. फर्स्ट इज़ रॉ मटेरियल्स. ये वो गुड्स होते हैं जो न्यूली परचेज होते हैं और इन पे कुछ भी काम नहीं किया हुआ होता है. एंड देन वी हैव वर्क इन प्रोग्रेस. कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिन पे काम शुरू हो गया होता है बट वो कम्प्लीटली रेडी नहीं होते हैं तो दे आर नॉट रेडी फॉर सेल, इसीलिए उनको कहा जाता है वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स. एंड देन कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो रेडी हैं सेल के लिए और उनको कहा जाता है फिनिश्ड गुड्स. लेकिन अगर कोई रिटेलर है तो उसके स्टॉक में सिर्फ फिनिश गुड्स ही होते हैं बिकॉज वो सिर्फ रीसेल कर रहा है, प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, तो उसके पास रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस नहीं होते, सिर्फ फिनिश गुड्स होते हैं. और अकाउंटिंग पीरियड के बिगनिंग में एक बिज़नेस के पास जितना भी स्टॉक अवेलेबल होता है उसको हम लोग कहते हैं ओपनिंग स्टॉक. एंड अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो भी स्टॉक बचता है उसको कहा जाता है क्लोजिंग स्टॉक. नेक्स्ट टर्म इज़ डेटर्स. बहुत ही कॉमन टर्म है ये अकाउंटिंग का और काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है. तो डेटर्स उन पर्सन्स को कहा जाता है जो एक बिज़नेस को मनी ओ करते हैं. दैट इज़ वो लोग जिनसे एक बिज़नेस को फ्यूचर में पेमेंट रिसीव होने वाला है. और ट्रेड डेटर एक ऐसा पर्सन है जिसको बिज़नेस ने क्रेडिट में गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं, इसलिए वो बिज़नेस को मनी ओ करता है. हमारा अगला टर्म है क्रेडिटर्स. So creditors is just the opposite of debtors. They are those persons to whom the business owes money. इसका मतलब वो लोग जिनको एक बिज़नेस को फ्यूचर में पेमेंट करना है. और ट्रेड क्रेडिटर एक ऐसा पर्सन है जिसको एक बिज़नेस मनी ओ करता है बिकॉज उससे गुड्स और सर्विसेज परचेज किए गए हैं ऑन क्रेडिट. मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज़ बैड डेट्स. तो बैड डेट्स वो डेट्स हैं जो रिकवर नहीं किए जा सकते. तो एक बिज़नेस के जितने भी टोटल ऑफ डेटर्स हैं उनमें से कुछ डेट्स ऐसे होते हैं जो इररिकवरेबल हो जाते हैं और उनसे पेमेंट नहीं रिसीव होती है. तो ऐसे डेट्स को राइट ऑफ कर देना पड़ता है और उनको राइट ऑफ करने के बाद हम लोग डेबिट कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और इट इज़ शोन एज एन एक्सपेंस. बैड डेट्स बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आने वाले चैप्टर्स में हम लोग इन डेप्थ इसको करने वाले हैं. टर्म नंबर 14 इज़ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक रिटन ऑर्डर है जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी प्रॉमिस करता है टू इट्स ओनर ऑन अ पर्टिकुलर डेट. बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और ये इंडोर्स किया जाता है. इसका मतलब पेमेंट के डेट के दिन जिसके पास भी वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा उसी को पेमेंट किया जाएगा. बिल्स ऑफ एक्सचेंज 2 तरह के होते हैं, बिल्स पेएबल एंड बिल्स रिसीवेबल. कमिंग टू बिल्स पेएबल. बिल्स पेएबल अकाउंटिंग टर्म है ऐसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो एक बिज़नेस के क्रेडिटर्स की तरफ से एक्सेप्ट किया गया हो.
इसका मतलब उस बिल्स पेबल में जो अमाउंट स्पेसिफाइड है वो बिजनेस को पे करना पड़ेगा ऑन द फ्यूचर डेट। मूविंग ऑन टू बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंटिंग टर्म है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, जो डेटर्स की तरफ से एक बिजनेस को मिलता है। तो जो अमाउंट स्पेसिफाई किया हुआ है उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, बिल्स रिसीवेबल में, वो अमाउंट बिजनेस को रिसीव होगा ऑन द फ्यूचर डेट स्पेसिफाइड इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगला टर्म है इन्वेस्टमेंट्स। तो अगर कोई बिजनेस किसी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करता है या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सिक्योरिटीज़ में या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है तो उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट एसेट्स होते हैं, एसेट साइड में शो करते हैं बैलेंस शीट के, और इन्वेस्टमेंट्स आर those that are not expected to be converted into cash within a year. Generally they are long term investments. Term number 18 is discount. डिस्काउंट उस अलाउंस या कंसेशन को बोलते हैं जो एक ट्रेडर अपने कस्टमर को ऑफर करता है टू encourage him to make a prompt payment or to encourage him to purchase in bulk. एक कस्टमर को encourage करने के लिए कि वो promptly पे करे या फिर बल्क परचेज करे, एक ट्रेडर जनरली डिस्काउंट देता है। नेक्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिडक्शन है जो एक होल सेलर या मैन्युफैक्चरर अलाउ करता है एक रिटेलर को फ्रॉम द रिटेल सेलिंग प्राइस एज शोन इन द होल सेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स प्राइस लिस्ट। मैन्युफैक्चरर या होल सेलर की प्राइस लिस्ट में जो प्राइस शो किया हुआ रहता है उससे जो डिस्काउंट एक मैन्युफैक्चरर अलाउ करता है रिटेलर को, उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करता है एक रिटेलर को टू सेल द प्रोडक्ट एट द लिस्ट प्राइस एंड इन टर्न अर्न अ प्रॉफिट। एंड लास्ट टर्म वी हैव इज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट उस डिडक्शन को बोलते हैं जो एक बिजनेस अलाउ करता है अपने डेटर को टू encourage हिम टू मेक अ प्रॉम्प्ट पेमेंट। पेमेंट प्रॉम्प्टली हो और जल्दी पेमेंट मिले, इसके लिए जो डिडक्शन अलाउ किया जाता है उसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर वीडियो। Thank you so much for watching. Your feedback is very important to us, so please leave a comment. And please like, subscribe and share, and I will be back soon with another video. Thank you. Have a great day.